गली न्यूज। मजिस्ट्रेट बनो, क्या बनो? जज बनो। हमारे अतराफ में हम जज को नहीं देख पा रहे, हम एक आर्किटेक्ट को देख रहे हैं, एक एमबीए को देख रहे हैं, हम एक डॉक्टर को देख रहे हैं। आप जज बनो। मैं सर एक कोर्ट में गया, एक मैजिस्ट्रेट लेडी को देखा, नाम नहीं लूंगा वो क्योंकि प्रोटोकॉल है। वो लेडी 32 इयर्स की एज में मैजिस्ट्रेट बन के बैठी हुई है और मेरे साथ एक लॉयर, एक लड़की अंदर गई, उसने उसका बैंड नहीं पहनी थी, उसको जगह पे डांट दी उसने, डोंट कम इन माय कोर्ट विदाउट द बैंड। 32 इयर्स यंग लेडी बिकम अ जज। उसने क्या की? उसने एलएलबी करी, एलएलबी के बाद जो जुडिशियल एग्जाम्स रहते हैं वो जुडिशियल एग्जाम्स दी उसने और वो मैजिस्ट्रेट बन गई। पावर। आप गाड़ी में ट्रैवल करो, आप शादी ब्याह में जाओ और मोमबत्ती में जाओ, वो क्या बोलेंगे? जज साहिबा आइए जरा हमको पहली रो में बिठाओ। हम तो मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चों को देखते ही नहीं है जजेस। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में वो लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते। जुडिशियल सर्विसेज है एलएलबी एलएलएम के बाद आपका वो करो। और तो बेसिकली इतनी चीज समझ में आ गई 11वीं 12वीं में क्या करना है और 10वीं तक क्या करना है। फिर 12वीं के बाद आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो एंट्रेंस। देखो आज के जो प्रोग्राम का मेन मौजू, कभी मुझे खत्री साहब इजाजत देंगे ना सर, ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम के अलावा मैं इसका नाम एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाहता हूं। एंट्रेंस एग्जाम मींस एक्स्ट्रा, एंट्रेंस एग्जाम मींस एक्स्ट्रा। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम को पूछते क्या भला का नाम है, मैं उनको अपनी जुबान में बोलता दादा दादी नाना नानी मम्मी डैडी बच्चे दोस्त अहबाब सब कुछ एक बच्चे के यूनिवर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है। वो स्टेशन आप क्रॉस नहीं करोगे आपका प्लेन टेक ऑफ नहीं लेगा। वो स्टेशन आप क्रॉस नहीं करोगे आपका प्लेन टेक ऑफ नहीं लेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है आपको, भीड़ का हिस्सा बनना है तो मत करो ये सब प्लीज। भीड़ का हिस्सा, मॉब का हिस्सा बनना है तो ये सारी चीजें मत करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सलीम भाई गली न्यूज वाले के हमारे खत्री साहब के पास आ गया है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर, प्लीज आप आइए, प्लीज प्लीज आइए। आप देखते हो ये गली न्यूज को हमेशा मीडिया से, सर आप आइए खत्री साहब के पास सलीम भाई। तो माशाल्लाह काफी लोग हैं जद्दोजहद करते हैं, इनके अंदर इखलास है, फिक्र है, अपने आप को जाहिर भी नहीं करते हैं। आइए तो एंट्रेंस एग्जाम को हमको फोकस करना है। अभी कॉमर्स की आप स्ट्रीम लोगे तो 3-4 चीजें हैं। कॉमर्स की स्ट्रीम लोगे क्या? बोलिए जोर से आप। स्टूडेंट आया हूं मैं आपसे। और सलीम भाई माशाल्लाह बहुत मुखलिस आदमी है और बॉम्बे के अंदर गली न्यूज के मालिक है, ओनर है, ये सारी चीजें कवर करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें जज़ा दे। कॉमर्स में आप जाओगे तो आप बीकॉम ले सकते हो, बीएमएस ले सकते हो, बैक ले सकते हो और उसके बाद आप एमबीए करो, सीए बनो, अकाउंटेंट्स बनो, एलएलबी बनो। तो मैं कॉमर्स की फील्ड 1 मिनट में आपको बता दिया। मेजरली आप बीकॉम कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बैक कर सकते हो और भी दूसरी फील्ड है। उसके बाद आप मास्टर्स एमबीए कर सकते हो, सीए में जा सकते हो, अकाउंट्स में जा सकते हो या एलएलबी कर सकते हो। बीकॉम एलएलबी बहुत अच्छा है ये एलएलबी के बनस्पत। आप मैथ्स भी सीखो, थियरी भी सीखो। साइंस की स्ट्रीम से आप आईआईटी में जा सकते हो, जेईई के वाया, इंजीनियरिंग एमएचसीटी से भी होता है, मेडिकल में जा सकते हो, आर्किटेक्चर में जा सकते हो, जीआरएफ साइंटिस्ट बन सकते हो। आप समझे साइंस में कौन सी फील्ड है? आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आईटी के वाया, आप नेट के वाया मेडिसिन में जा सकते हो और आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, जीआरएफ कीजिए, आप एज अ साइंटिस्ट बीआरसी वगैरह आप यहां पे जा सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम्स है, लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स देते भी हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में 2 है, सेंट्रल में है, स्टेट लेवल पे। सेंट्रल के अंदर यूपीएससी सिर्फ आईएएस नहीं है, क्लास 1 ऑफिसर्स का बहुत सारा है, यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इंडियन रेलवेज है और बैंकिंग का है और स्टेट के अंदर एमपीएससी है। तो मैं चाहूंगा जिसको गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है उसको मराठी पढ़ना लाजमी है, मराठी पढ़ना लाजमी है, मराठी पढ़ना लाजमी है। हम चाहेंगे मुस्लिम कम्युनिटी से कि वो फोकस करे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर बच्चों को मराठी में रिफ्रेशर कोर्स देवे कि जब तक बच्चे मराठी का रिफ्रेशर कोर्स नहीं करेंगे वो एमपीएससी का एग्जाम नहीं लिख सकते। आप बाहर जाइए, जो ऑफिसर्स है ये क्या है, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस ऑफिसर्स है, आप बीएमसी में जाइए, क्लर्क है, बीएमसी ऑफिसर्स है, आप माड़ा में जाइए, मंत्रालय में जाइए, आप गवर्नमेंट के सारे इदारे में जाइए, हमको वहां पे मुस्लिम्स नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मराठी पढ़ते ही नहीं। तो आप मराठी एज ए रिफ्रेशर कोर्स करके एमपीएससी का एग्जाम दीजिए। उसके अलावा जो लोकल एग्जाम है वो दे सकते हैं, बीएमसी का एग्जाम है, टीएमसी का थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जाम है
और बीएसटी का एग्जाम है, सारी चीजें, लेकिन आपको मराठी का बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम, वेरी क्विकली आई स्पेंड सम 5 मिनट्स ऑन दिस। 12वीं के बाद कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम? एक तो नीट है, क्रिस्टल क्लियर, पीसीबी के बाद आप नीट करो। दूसरा जेई है, जेई मेंस है और जेई एडवांस है। उसके लिए पीसीएम के पीसीबी क्या जरूरी है? जेई के लिए पीसीएम जरूरी है। आप नाटा दे सकते हो। नाटा किसके लिए होता है? आर्किटेक्चर के लिए। उसके लिए क्या जरूरी है? पीसीएम जरूरी है। ठीक है। आप सीएटी कैट दे सकते हो। कैट, ये कैट क्या चीज का एग्जाम होता है? एमबीए का एग्जाम होता है 15वीं के बाद। लेकिन आज एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहूंगा, आपको पता भी है, जिस तरह 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी का कोर्स है, उसी तरह गवर्नमेंट ने जो है 20 आईएमएम में से 5 आईएमएम में 5 साल का यूजी पीजी का जो है कोर्स स्टार्ट कर दिया। तो 15वीं के बाद अभी आपको कैट देने की जरूरत नहीं। 12वीं के बाद आप तैयारी करेंगे तो आप कैट का एग्जाम अभी दे सकते हो। 5 आईएमएम से इंदौर है, बोध गया है और कोझिकोड है और ये सारी अपना रांची है। तो ये सारी जगह पे आप आईएमएम में आप गए तो वो पासपोर्ट है, मतलब जैसे आप बाहर निकलोगे ना तो 5 लाख की तनख्वाह तैयार है आपकी। कितने लाख की तनख्वाह? मिनिमम 5 लाख की तनख्वाह तैयार है। हम चाहते हैं आप 3 साल अभी मेहनत करो, 4 साल अभी मेहनत करो और आगे 30-40 साल आप स्ट्रगल मत करो। आप महीना दर महीना 5 लाख की तनख्वाह लो। क्या लो आप? महीना दर महीना। तो ये सारे एंट्रेंसेस के अंदर अभी हम शीट पे चले जाएंगे। आप मेरी शीट पे आ जाओ, आप मेरी शीट पे आ जाओ। शीट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शीट इयर्स हो गया, क्लास हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूट हो गया, स्ट्रीम हो गया। स्ट्रीम मतलब आपको कौन सी क्लास पढ़नी है, क्या पढ़नी है, और सब्जेक्ट का इसका ताल्लुक बहुत है क्योंकि सब्जेक्ट का इसका कनेक्शन है। ये क्लियर हो गया? स्ट्रीम तक आई एम क्लियर? स्ट्रीम तक क्लियर? सेकंड पार्ट है एंट्रेंस प्रिपरेशन, जहां पे एक्स्ट्रा हम आते हैं। उसमें आपको कौन सा एग्जाम देना है? कोचिंग क्लासेस करो, सेल्फ स्टडी करो। एंट्रेंस का मेन आप जेई वगैरह दोगे, लेकिन जो बच्चा जेई नहीं क्रैक करे वो एमएचसीटी का देवे, जो कैट नहीं क्रैक करे वो महाराष्ट्र स्टेट का एमएचसीटी का वगैरह है वो एग्जाम दे देवे। इसके लिए मेन है और अदर्स है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरी शीट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है होम स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो हमने क्या किया है कि एक बच्चा आपकी कॉलेज, सुनिए बहुत गौर से सुनिए, 2 मिनट में मैं बात करूंगा। आपकी कॉलेज और आपकी कोचिंग क्लासेस को हमने 4 घंटा बोला है। जैसे दिन भर में आप कभी 6 घंटा टाइम निकालोगे तो 4 घंटा आपकी कोचिंग क्लासेस और आपके कॉलेज को दो और 2 घंटा एंट्रेंस को दो। मैं आपको प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ 10वीं तक, तो 2 घंटा एंट्रेंस को दो। लेकिन 10वीं के बाद रिवर्स हो रहा है, देखो फिगर, 10वीं के बाद फिगर रिवर्स हो रहा है। 4 घंटा 2 घंटा हो रहा है। बहुत से लोगों को अभी स्टार्ट हो गया इंटीग्रेटेड, हमारे रिजवान भाई वगैरह ने उनके बच्चे को किए माशाल्लाह, इंटीग्रेटेड का स्टार्ट हो गया। तो इंटीग्रेटेड में क्या है कि कॉलेज जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपसे सेल्फ स्टडी और कोचिंग की बहुत जरूरत है। तो देखो 4 घंटा उधर हो गया। तो हम चाहेंगे आप लोगों को वाकई में जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो दिन में 4-5 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। कितना घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा? कभी आप दिन भर में 4-5 घंटा एक्स्ट्रा नहीं निकालेंगे तो ये शीट को प्लीज फाड़ के फेंक दो, ये शीट को प्लीज फाड़ के फेंक दो, क्योंकि आप 4-5 घंटा एक्स्ट्रा ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। तो एक बच्ची मेरे पास आई, सलीम भाई, वो बोलने लगी सर मेरा 149 है, आया निट में, मुझे एमबीबीएस में बंबई में किधर एडमिशन मिलेगा? 720 का निट है, 149 में। तो मैंने उसको स्ट्रेट बोल दिया, मैं बोला बेटा आप मत ट्राई करो, कोई दूसरी फील्ड ट्राई करो। फिर बोलने लगी कि सर मैं 1 साल का ब्रेक लेके इंप्रूवमेंट करूं। 720 का पेपर है, आपका 149 आया, इंप्रूवमेंट भी करेंगे तो क्या कर लोगे? तो क्यों वक्त बर्बाद करते हो? तो मैं तो खत्री साहब को भी बोलूंगा सर स्कॉलरशिप के लिए आपके पास आपके ऑफिस में बच्चे आते हैं ना, उनके मार्क्स देख के उनको डिस्करेज कर दीजिए। वो 2-2 3-3 साल पागल हो जाते और माँ बाप को भी परेशान कर देते। मैं तो नीट करूंगी 149 है, 210 है, 180 है, ये मार्क्स पे आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा दूसरा सवाल, मैं बोला कि बहुत महंगा है, तो बोले नहीं सर मेरे को इतने पैसे भी हमको नहीं खर्चा करना। तो डीप सी एंड डेविल कि भाई आपको प्राइवेट में नहीं जाना है तो मार्क्स लेके आओ, नहीं तो कोई और फील्ड करो। जरूरी थोड़ी कि नीट ही करना, हम दुनिया में आए तो नीट ही करना जरूरी और दुनिया में आए तो जेई करना जरूरी। अरे फाइनेंस लॉयर बनो और फाइनेंस आर्किटेक्ट बनो और एमबीए वगैरह करो, इतनी सारी फील्डें। नीट और जेई के ऊपर ही क्यों बैठे हो? मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो नीट जेई मत करो। आपको 2-3 साल का प्रिपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो आप नीट जेई नहीं करना, आपको मार्क्स आएंगे।
आगे बढ़ते हुए कभी आपका ये सेंट्रल एंट्रेंसेस है ना, जेई है, नीट है, नाटा है, कैट है, क्लैट है, होटल मैनेजमेंट है, कभी इसमें नहीं हो पाए तो हमारे पास क्या बैकअप ऑप्शन है? मैं नहीं कहता हूं कि सब बच्चे यही करो, कोई बच्चे से नहीं हो पाएगा तो बैकअप ऑप्शन है महाराष्ट्र स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम। महाराष्ट्र स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम, इसकी वेबसाइट लिख लीजिए CETCELL setcell.mahacet mahacet.org setcell.mahacet.org setcell.mahacet.org ये वेबसाइट पे आप जाइए। महाराष्ट्र स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेबल है मुंबई और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसमें मैं दो तीन बहुत क्विकली बोल देता हूँ। पीजी लेवल पे एमबीए है, एमसीए है, एमआरट है, टेक्निकल यूजी अंडर ग्रेजुएशन के ऊपर बी फार्म एग्रीकल्चर है, होटल मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, हायर एजुकेशन यूजी में बीएड है, एलएलबी 3 इयर्स, एलएलबी 5 इयर्स, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है। मैं 2 मिनट में परवेज अंसारी साहब को दावत दूंगा कि वो अपना 5 मिनट हमारे साथ स्पेंड करें। इसके पहले मैं चंद चीजें बता दूं। एंट्रेंस प्रिपरेशन कैसी करनी, तो मेजर एंट्रेंस है 9वीं के बाद, करेक्ट? अरे बोलो ना, मेजर एंट्रेंस है 9वीं के बाद, 12वीं के बाद, है ना? आप मेरे से बात करो ना तो आप सो जाओगे। और ग्रेजुएशन के बाद भी है। तो एंट्रेंस एग्जाम का मतलब क्या है? गवर्नमेंट क्या बोलती है, मुझे 2 चीज चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। हम आपको पेपर दे देंगे ना अभी एंट्रेंस का, आप 6 घंटे में लिख लोगे, आप 6 घंटे में क्रैक कर लोगे। गवर्नमेंट बोलती है कि 6 घंटे का पेपर 180 मिनट्स में या 2 या 3 घंटे में आप स्पीड में कैसा लिखते हो और एक्यूरेसी क्या है। तो 2 कीवर्ड है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। 2 कीवर्ड है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, कि आप जल्दी कितना लिखते हो और सही कितना लिखते हो। आप जल्दी कितना लिखते हो और सही कितना लिखते हो, तो स्पीड और एक्यूरेसी है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो जो लास्ट पॉइंट है ना, होम स्टडी, सेल्फ स्टडी, वो नहीं करेंगे तो आप एंट्रेंस की तैयारी नहीं करना। खाली कोचिंग क्लासेस में जाके आदमी का नेट और जेईई क्रैकिंग नहीं होएगा, करेक्ट? इंफॉर्मेशन एंट्रेंस के बारे में आप लोग सब ले रहे हो, तो ये 2 मिनट 160 सेकंड 120 सेकंड में बहुत स्ट्रांग बात करने वाला हूं। आप एंट्रेंस के एग्जाम में सारी चीजें ले लेना। रजिस्ट्रेशन का डेट्स, लास्ट डेट्स कौन सी है, एप्लीकेशन फॉर्म कभी निकलते, फॉर एग्जांपल एंट्रेंस है मार्च में तो उसका फॉर्म निकलेगा अभी अक्टूबर में, एंट्रेंस एग्जाम है मई में तो उसका फॉर्म निकलेगा जनवरी। तो 6-8 महीना पहले एंट्रेंस के प्रोसेस होते हैं। तो उसकी डेट्स क्या है, लास्ट डेट्स क्या है, क्वेश्चंस कौन से टाइप के आते हैं, मार्क्स कितने हैं, टाइम कितना है। आप सेंटर जाके देखो कि किस टाइप के सेंटर में लगते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन पर सारी साहब थोड़ी बात करेंगे। हम चाहेंगे कि रिजर्व कैटेगरी आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, ओबीसी वगैरह है, नहीं है आप एप्लीकेबल होते हो, हम हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कभी आप वो क्राइटेरिया में फिट होते हो तो हर बच्चा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनाए। हर बच्चा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर बनावे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जिसका गवर्नमेंट का क्राइटेरियन है कि उनकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपया वाइट के अंदर होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग उस पे मेरिट बेस पे चाहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस से क्या होता है, मैंने एक फिगर लिख के आया। किसी ने जेईई 2020 में, सलीम भाई, किसी ने जेईई 2020 में एग्जाम दिया, उसका 88 परसेंटाइल आया एग्जाम में, जेईई में 88 परसेंटाइल जनरल में आया। ईडब्ल्यूएस वाले का 63 आएगा तो वो उसके इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब 25% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का डिफरेंस है? 25% का डिफरेंस है। एक बार और रिपीट करूंगा, कभी आपका जेईई के अंदर 88% में, एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, 88 परसेंटाइल आया जेईई में जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में, आपका ईडब्ल्यूएस है तो 25% का डिफरेंस है, आपका 63 परसेंटाइल आएगा तो आप एलिजिबल हो जाते, क्वालिफाइड हो जाते। और बहुत मेहनत भी नहीं है, प्रोफेसर बताएंगे, बहुत मेहनत भी नहीं है ईडब्ल्यूएस। पक्की साहब आप आगे आ जाइए। बहुत मेहनत भी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना, बहुत आसानी से बनता है। डॉक्यूमेंटेशन देखो, आपके पास ये गुलाबी कलर का, पिंक कलर का पेपर होगा, हाथ में पिंक कलर का पेपर होगा, वो पेपर में कैसा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं भी थोड़ी जल्दी दावत दूंगा अपने
परवेश अंसारी साहब को, आप एंट्रेंस में फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेबस कवर कर लो, पूरा मल्टीपल रिवीजन कर लो, पास एग्जाम्स देख लो और स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट से बात कर लो, जेई का है, नेट का है, जो भी है, आप 5-6 कोचिंग क्लासेस में जाके देख लो, उनके सक्सेस रेट देखो और उनकी पढ़ाई कैसी होती है, वो टाइप की आप चीजें देखो। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा परवेश अंसारी साहब को कि 5 मिनट हमारे को डॉक्यूमेंटेशन और ईडब्ल्यूएस के ऊपर मालूमात दें। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं रियान साहब की बातें सुनकर ऐसा दिल कर रहा है कि मैं मेरी टिकट कैंसिल कर दूं और इनकी बात सुनते रहूं। मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया हूँ। आपको ये ताज्जुब होगा, रियान सर की बातें सुनकर मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैं 60 साल की उम्र में BLS LLB में एडमिशन लिया हूँ और मेरा ये सेकेंड ईयर है। माशाल्लाह आसिफ खत्री साहब से मैं बहुत मुतासिर हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ कैरियर गाइडेंस ही नहीं कर रहा है, बल्कि बच्चों की इमदादी मदद भी करता है, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेता है। ये मैं तकरीबन पिछले साल की अगर बात करूं तो मेरी नज़र में ये लिस्ट 460 बच्चों की थी, 460। अब इस साल ये तादाद और भी ज़्यादा बढ़ी है। अब अगर हम मुद्दे की बात करें तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि जिस तरह ये जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है 8वीं और आप लोग 12वीं के बीच के बच्चे हो, जब आप 12वीं के बाद आगे जाओगे तो आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, लॉ के लिए, नीट के लिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अब एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो कंपलसरी हो गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल, जैसा कि साहिल जहांगीर साहब हैं, साहिल जहांगीर साहब, इन्होंने सेकंड पोजीशन ली थी CET में, महाराष्ट्र में सेकंड पोजीशन में, उनको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला। तो मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर एक बच्चा इसी साल 93 मार्क्स लाया था, उसको भी JNCET में एडमिशन मिला, क्यों, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये हुआ, ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस बच्चे के पास OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट एडवांस में उसने बना के रखा हुआ था। उसके सारे कागजात थे, जो डॉक्यूमेंट्री थे, उनके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आप पहले से बना लीजिए और उसकी तैयारी आज से कीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो EWS के लिए भी एलिजिबल है, और मैं समझता हूँ 99% जो इनकी आमदनी 8 के शायद अंदर ही होगी, 8 लाख के अंदर, तो सारे लोग हम EWS के लिए एलिजिबल हैं। और इसका इतना बेनिफिट है, या आपको इतना राहत महसूस दिलाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप टाइम पे तैयार करते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी हम कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि डोमिसाइल हमें बनाना है, तो डोमिसाइल का क्राइटेरिया ये है कि यू आर रिसाइडिंग एट परमानेंट नेचर इन द स्टेट। आप इस महाराष्ट्र स्टेट में 15 साल से, पिछले 15 साल से कंटिन्यू रह रहे हैं। और EWS का क्राइटेरिया क्या है, क्यों, यू मस्ट हैव ऑर्डिनरी रेसिडेंस फ्रॉम 67। अगर आप आपके एंगस्टर्स या बाप दादा अगर वो 1967 में महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो वो दे आर एलिजिबल फॉर EWS। ये बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया और मुश्किल काम भी है, जिसके लिए हमको जरूरी नहीं कि हम अगर बॉम्बे में रहे हैं तो हम EWS हमारा बॉम्बे से बने, नहीं, आप जहाँ रहे तो वहाँ से आप EWS बनाइए। 2 टाइप का EWS है, सेंट्रल EWS है, स्टेट EWS है। तो कोई जरूरी नहीं है
कि हमको EWS कहाँ से बनाए हैं। आप सेंट्रल स्टेट EWS जो है अपने नेटिव प्लेस से भी बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अहमियत है। एक बच्ची मेरे पास आई, बोले अंकल मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैंने उससे पूछा बेटा तू क्या करती है अभी? बोले मैं अभी नीट का एग्जाम दी हूँ और रिपीट करना चाह रही हूँ। तो बोला नीट में डोमिसाइल तो कंपलसरी है। बोले हाँ अंकल बहुत ज़्यादा, हम लोग जब ऑनलाइन फॉर्म करते हैं तो इसके लिए ये पूछा जाता है कि आपके पास डोमिसाइल है। तो ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात थी। वो बच्ची एक प्राइवेट ड्राइवर जो गाड़ी चलाता था उसकी लड़की थी, उसका नाम है बिनोश फातिमा। तो पिछले साल जब मेरे पास आई तो उन्होंने बोला तुम कैसे पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है? तो बोले अंदर मैं मोबाइल पे पढ़ती हूँ और नीट का प्रिपरेशन अभी एग्जाम दे चुकी हूँ, अब मैं रिपीट करने वाली हूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई कितना मार्क्स लाई बेटा तुमने? तो उसने मुझे बताया मैंने 370 मार्क्स लाई हूँ नीट में। तो बोला बेटा तुम क्या करेगी? बोले मैं रिपीट करूँगी और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लाऊंगी। तो बोला तेरा सरनेम क्या है? तेरी EWS बनाने की मैंने उसकी कोशिश की। उसने बोली मैं अंसारी हूँ। तो मैंने उसको फट से कैच किया, उसका कास्ट सर्टिफिकेट निकाला, वैलिडिटी निकाला, नॉन क्रिमिनल निकाला, इनकम सर्टिफिकेट निकाला और वर्क से पहले उसने इस साल जो है 553 मार्क्स लाई और फर्स्ट राउंड में उसका एडमिशन हो गया। क्यों? इन्हीं कागजात की बुनियाद पे, OBC की बुनियाद पे उसका एडमिशन प्रेरणा कॉलेज पूना में हो गया है, जो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं है मगर वहाँ की फीस सबसे कम है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स अपने को आगे चल के 12वीं के बाद कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखना और आज से इसकी तैयारी शुरू कर दें कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है वो बनाना है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आप प्लीज OBC सर्टिफिकेट बनाइए, वरना आप लोग EWS सर्टिफिकेट जरूर बनाइए। इसके फायदे सिर्फ रिजर्वेशन में ही नहीं बल्कि आपको फीस भी आपकी आधी हो जाती है। मैं समझता हूँ हमारे मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे दूसरे गेस्ट थे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैं आपको आगे का फ्लो बता दूँ। मैं 5 मिनट आपसे दूंगा आपका थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, खास तौर पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया, मेरा इस तरह का प्रोग्राम था और वो मैंने लास्ट टाइम में मिस कर दिए, उनके कुछ घर में पर्सनल काम थे। तो लेकिन उन्होंने मुझे कमिट किया कि था कि सर ये नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी। वो आपके लिए इतने दूर से ट्रैवल करके वो आए हैं, तो उनको हम एक 5-10 मिनट सुनेंगे। फिर हमारे पास एक अब्रॉड से जो है एक प्रोफेशनल है, उनको हम सुनेंगे। तो एक 15-20 मिनट का और है, तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रा प्रोग्राम का डेकोरेशन मेंटेन करते हुए पूरी बात सुन के, और जो गिफ्ट्स है और भी 6-7 बच्चों का जो हमें JK लेंगे, जो 5 मिनट जो मेरा रहेगा वो JK का रहेगा, क्योंकि हमको गिफ्ट्स घर पे नहीं ले जाना है, आपको देना है। तो वो राउंड में हम देखेंगे कि आपका जहन कितना तेज है। इसी के साथ मैं जो स्टेज पे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे स्पेशल मेहमान जो है आयशा रोहिल सैयद आए, और साथ ही साथ जो हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं, हमने इसको क्या किया, हमने इसको स्पीच मोड में नहीं रखा है। गली न्यूज़ का हम बहुत प्रोग्राम देखते रहते हैं और सलीम भाई सबसे फाइट करते रहते हैं। वो मिनिस्टर से फाइट करेंगे, वो MLA से फाइट करेंगे, वो सबसे फाइट करते रहते हैं, उसको सवाल पूछते रहते हैं, उनका बूम रहता ही है हर जगह पे। तो हम चाहेंगे कि हम आज की जो हमारी मेहमान आई, हमारी जो मेहमान है आयशा रोहिल सैयद, उनको भी थोड़ा सा पोलाइटली ग्रिल करें, उनको भी थोड़ा सा वो सर पोलाइटली थोड़ा सा पोलाइटली ग्रिल करें। और आयशा जो है उनका इंट्रोडक्शन में आपका टाइम नहीं लूँगा। सर फॉर्मेट ऐसा है, सलीम भाई फॉर्मेट ऐसा है कि आयशा जो है एक 2-3 मिनट बात करेंगी, वो अपने बारे में बताएंगी कि वो कौन है। देखो मैंने उनके बारे में अभी तक आपको डिस्क्लोज नहीं किया हूँ कि ये डॉक्टर है, कि ये लॉयर है, कि ये साइंटिस्ट है, मुझे भी नहीं मालूम है क्या है। ये खुद अपनी जुबानी अपने बारे में बताएंगी कि आयशा रोहिल सैयद कौन है। एक चीज़ ये, और इसके लिए मैंने सरप्राइज रखा हूँ।
और उनको बताने से पहले मैं सलीम भाई को माइक देना चाहूँगा कि 2 मिनट वो अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे परवेज अंसारी साहब के साथ साथ ये अभी मज़े की बात होगी, हमारे परवेज अंसारी साहब ने भी एजुकेशन हासिल की, हमारे सलीम भाई की भी 48-50 एज हो गई है, उन्होंने भी माशाल्लाह LLB उनका कंप्लीट हुआ, वो भी एक एडवोकेट साहब बन गए। और ये लोगों को देख के मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी ये साल LLB में एडमिशन ले रहा हूँ। तो क्या होता है कि अभी एक सेकंड स्टेज जो करियर की रहती है कि पढ़ाई किसी के लिए भी रुकना नहीं है, कि हर कोई आदमी पढ़े और हर कोई आगे बात करे। तो इसी के साथ साथ मैं सलीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट अपनी बात रखे, फिर आयशा एक 2-3 मिनट अपनी बात रखे, और उसके बाद हम एक 6-7 मिनट का आयशा का ग्रेडिंग प्रोसेस आपके सामने। बड़ी दिक्कत हो जाती है जब कोई अपनी एज को सबके सामने बोल देता है, तो ऐसा तो रूल होना चाहिए, एज नहीं बताया ना। हमारे कॉलेज साहब तो डायरेक्ट बोल गए साथ, तो मुझे डर लगा अपना ध्यान सर आपने सब। मैं आपको बता दूं कि मुझे लॉ का इतना पैशन था, एंड मैं भी लॉ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज स्टूडेंट में 92 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, मगर पूरा नहीं कर पाया। मगर 23 साल बाद 47 की एज में मैंने मेरा LLB पूरा कंप्लीट किया, मुझे पैशन था। ये आप सब लोगों को एक मोटिवेशन होना चाहिए, अगर पढ़ने वाला चाहे तो उम्र नहीं है। इसलिए मैं बता दूं कि मैं जैसे आया मैंने कहा कि मैं रेहान सर का स्टूडेंट बन के आया, तो हमारे परवेज अंसारी साहब ने पूछे आप स्टूडेंट कैसे बन गए। दूसरे लोग भी सोचोगे कि TRPF में तो नहीं कर रहे रेहान सर की, तो मुझे भी लगा सवाल जाहिर है कि मैं स्टूडेंट बन के कैसे आया, क्योंकि मैं कंपनी चलाता हूँ, एक न्यूज़ एजेंसी चलाता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं पीछे बैठा था तो मैंने सर की 2 चीज़ देखा, 2 रिवर्स थियरी बता रहे थे। तो मेरे दिमाग में क्यों ना मैं ऐसा सोचूं कि मैं BBC लंदन BBC चालू है, वहाँ से मुझे अगर BBC चालू करना है तो मैं इंडिया लेवल पे आऊँगा, इंडिया लेवल पे बड़े बड़े चैनल हैं। तो मैंने वो रिवर्स थियरी यहाँ पर पहले ही लिख के रखा था सर। फिर बाद में विजन की जो बात थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मेरे ऑफिस में लगाऊँ ताकि मुझे वो रोज़ इंस्पायर करे। तो ऐसा मैं रेहान सर का बहुत उनकी जो ये कम्युनिटी में जो लोग अच्छे नॉलेज देने वाले रहते हैं उनको बराबर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रेहान सर से मिला है। और मैं आज भी फख्र से कह सकता हूँ कि मैं सलीम शेख गली उसका CEO और 48 सर 50 आपको ज़्यादा बोल रहे हैं 48 ईयर्स का मैं रेहान सर का स्टूडेंट हूँ, बहुत कुछ स्टूडेंट है, क्योंकि वो हर हफ्ते मुझे एक नई आइडिया देते हैं। आयशा जो है, आयशा हमारे एक आइडिया की पार्ट थी। जब हिजाबी मूवमेंट पे बात चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, कि हिजाब हटा दो, ये कर दो, हिजाब मूवमेंट का ये, तो रेहान सर मेरे पास है, हम दोनों बैठे, हमने ये कहा कि क्यों ना हमें जो वैसे लड़कियां सब अच्छी हैं, क्यों ना हमें दुनिया को बताएं कि हिजाबी मूवमेंट क्या करती है। तो हम लोग ने 10 कैटेगरी बनाए, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT सेल, बेस्ट वोटर, सब लड़कियों की जो हिजाब में रहते हैं। उस कैटेगरी में आयशा को हमने अवार्ड दिया था। ये आई थी रोबोटिक, ये रोबोट बनाती है आयशा। आप पिक्चर में देखे होंगे कि रोबोट आता है, चलता है, ये सब देखे, मगर ये तो खुद बनाती है, तो वी वर वेरी एक्साइटेड। तो हमने इनको ग्लोरीफाई किया था। बात करते हैं आयशा पूरा नाम दिया हमने, रैपिड ऑन होती फटाफट तो लॉन्ग प्रिंटर बोलते आयशा रोवेट से आयशा क्या क्वालिफिकेशन है? MSc 90 MSc के 90 रोबोटिक। आप रोबोट पहले बनाया मैंने सुना था, बाद में आपने कोर्स किया? पहले मैंने BSc इन कंप्यूटर साइंस किया था, उसके बाद मैंने, ये मेरा पैशन था रोबोट बनाना। जी थैंक यू। हाँ, रोबोट बनाना मेरा पैशन था, इसमें मैंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली। रोबोट का पैशन कैसे हो सकता है? हमने तो जिंदगी में रोबोट देखा ही नहीं हमारा, खाली टीवी में देखा है, तो पैशन कैसे आ गया? एक्चुअली जब मैं छोटी थी, जब से मुझे इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल कामों में, प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग पहले पता नहीं होता था क्या है, लेकिन कंप्यूटर वर्क में बहुत इंटरेस्ट था कि किसी तरह किसी चीज़ों को चलाया जाए, कैसे कमांड दे, कैसे वो मशीन हमारी बात सुने। तो वो इंटरेस्ट मैंने अपने आप डेवलप किया, और उसके बाद जब मैंने मेरी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली और मुझे पता चला कि एक्चुअल में रोबोट को कमांड कैसे देते हैं, कैसे उन्हें डेवलप किया जाए बनाना चाहिए। आपकी शादी हो गई? जी। हाँ, तो हस्बैंड को भी एकदम कमांड दे दीजिए। एक्चुअली अगर एक आम लड़की, क्योंकि देखिए हर प्रोग्राम में ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और भी नया नया चल रहा है IT, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। देखिए ऐसे सेक्शन में भेजिए जहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, जहाँ पर मतलब ध्यान नहीं रहता, वहाँ पर आपकी क्वालिटी नहीं चलता है। ये यहाँ पर स्किल बहुत मैटर करता है। जैसे कि आपने देखा मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है रोबोटिक्स की, यहाँ पर स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना डेवलपमेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मशीन बनाना चाहते हैं तो पहले आपके माइंड में विजन होना चाहिए कि उसे
क्या काम के लिए आप बना रहे हैं। सपोज आप इंडस्ट्रियल मॉडल बनाना चाहते हैं, जो यहाँ से वेरी सिंपल एग्जाम्पल, विच विल पिक समथिंग फ्रॉम हियर एंड यहाँ पे उसे ड्रॉप करना है, कैसी मशीन बनाना है। तो फॉर एज अ ह्यूमन इट इज़ वेरी इजी, मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँगी, बट एज अ मशीन उसको कमांड करना है, एकदम प्रिसीजन में उसे वही सामान उठा के यहाँ पे रखना है। तो ये जो एक पूरा एल्गोरिथम होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब के लिए आपको कोई मैं नहीं कहूँगी आपको कोई कोर्स करना चाहिए, बट इसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सीखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल टेल के मैं सिर्फ IT में प्रोग्रामिंग सीख लूँगी, तो नहीं, इट रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग टू प्रोग्राम द रोबोट के वो कैसे फंक्शन करे। बट इसके साथ आपको थोड़े इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट भी पता होने चाहिए कि वो मशीन मोटराइज वर्क कैसे करेगी। उसके साथ आपको फिजिक्स भी पता होना चाहिए कि वो फिजिक्स में क्योंकि मोशन आते हैं। तो यह 3 to 4 सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व और आपको 3 से 4 सब्जेक्ट्स के स्किल सेट और इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड क्या था जब आपने, क्योंकि रोबोटिक आदमी समझता है कि बहुत कॉस्टली होता है, जैसे नासा आदमी सोचता है नासा में मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। लोग तो यहाँ तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोनॉट है, ये बहुत सारी चीज़ें जिनको पता नहीं, लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा पैसे लगता है। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कितना ज़्यादा पैसे पहुँचे आमतौर से? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा अब्बा इमाम साहब है, तो माशाल्लाह, उसके अब्बा इमाम साहब, माशाल्लाह। फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादा फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। मोस्टली मैंने ज़्यादातर स्कॉलरशिप से और उससे अपनी पढ़ाई पूरी की, क्योंकि स्टार्टिंग एज में हमें खुद ही हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग साइंस में एडमिशन ले लें या कोई अच्छी क्लासेस में जाए। इनिशियल डेज में मैंने अपनी स्कॉलरशिप से कंप्लीट किया और जैसे ही मुझे फिर जॉब मिल गई, मैंने अपने जॉब के सैलरी बेस से अपने और स्किल्स को इन्हांस किया। अच्छा, आपने कितना रोबोट बनाया क्या आपने बीच में ट्राई करा? अभी आई कैन नॉट काउंट सो मेनी एक्चुअली, खरीदना तो कहाँ जाना है? दैट इज सीक्रेट। कुछ एक स्पेसिफिक रोबोट आप बना सकते हैं? अगर मैं चाहूँगा जितने यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं तो वो सब एक रोबोट जरूर चाहेंगे इससे बनाना। तो एग्जाम में हम सेमेस्टर कितना मार्क्स है CET का? 720। हाँ 720। मैडम एक ऐसा रोबोट बना तो मेरा एग्जाम में 720 में 719 ला के ऐसा बना सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बना, नहीं बना सकते क्योंकि ये तो चीटिंग हो गई। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। और क्या आप इंस्पिरेशन देना चाहोगे? मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, कोई भी न्यू फील्ड में आप जाना चाहते हैं, मोस्टली टेक्नोलॉजी, तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप रट्टा मारेंगे और 100 आउट ऑफ 100 आकर ये रट्टा मारने का इस सब का डिपार्टमेंट है, हम लोग सब रट्टा मारने वाले लोग ज़्यादातर होते हैं। रट्टा मार के हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका स्किल और आप कितने अच्छे से परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इवन इफ यू आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 75, बट आपका प्रैक्टिकली बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको बहुत अच्छे स्किल सेट है, तो आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। और क्या कहना चाहोगे लड़कियों को? लड़कियों और लड़कों दोनों से मैंने एक भी पूछा कि मेरी भी बता सकते मगर इंस्पिरेशन एक्चुअली करेंट जो बच्चे बैठे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले, नो मैटर स्पेशली टेक्नोलॉजी, बट आप अपने दिन को ना भूले, क्योंकि मोस्टली ये हो जाता है कि हम लोग इतने दुनिया में खो जाते हैं और थोड़ा सा पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि बस दुनिया ही सब कुछ है और अब हमारी आखिरत बची ही नहीं आपने है। ये बोलना चाहो कि बहुत सारी लड़कियां का दुपट्टा पट्टा ठीक नहीं, ऐसे नहीं। आपने कुर्ते उर्ते ठीक करना पड़ेगा। हम थोड़ा मिसगाइड ना हो जाए कॉलेज का एनवायरनमेंट और जो बाहर जाने के बाद हमें जो एनवायरनमेंट मिलता है उससे हम बच्चे बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं और जो एक्चुअल आपने आज हमारा मोटो बनाया है वो मोटो भूल ही जाते हैं। 11th 12th में मोटो भूल गए, 13 में आस्ते आस्ते याद आता है और फिर वो इतना लेट हो जाता है कि हम हमारी जो अचीवमेंट की जो लाइफ होती है वो गुजर जाती है। तो बेटर आप एक अपना दायरा सर्कल बनाए रखिए, अपने जो मोटो है उसके ऊपर ख्याल रखिए, फ्रेंड्स और पार्टी वगैरह से थोड़ा दूर रहे। एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना मैं आपसे, आखिरी सवाल रहेगा। जब हम रोबोट पे करने चाहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के माँ बाप ने पागल क्या रोबोट बना दिया पागल, तो मतलब घर में तो करनी नहीं है, आपके करियर में भी झगड़ा करना कि नहीं मुझे रोबोट ही करना, मेरा बच्चा बोला मुझे रोबोट बनाऊंगा,
आपको ये जो पूरा स्टडी हुआ जैसे आपके वाली साहब इमाम साहब थे तो कुछ डेवलप करियर के चूज करना घर पर मुझे कोई स्ट्रगल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घर से ज़्यादा मोटिवेशन मिला, लेकिन रिश्तेदारों से मोहल्ले वालों से काफ़ी बैकअप मिलता रहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप इस स्ट्रीम में क्यों जाते हैं, आप ऐसे क्यों बैठ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं, अब मोस्टली यही होता है कि उन्हें पता नहीं कोई चीज़ होती क्या है, इसलिए उन लोग आप लोगों को पुल डाउन करते हैं। तो आप उन्हें एक्सप्लेन करें और अदरवाइज इग्नोर करें, क्योंकि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस टू एक्सप्लेन एवरीवन व्हाट यू आर। ये पॉइंट जरूर याद रखना, किसी के बोलने पर अपना करियर डिसाइड नहीं करना। करियर डिसाइड नहीं होता। अगर आपको कुछ करना है तो हमारे सामने एक इमाम साहब की बेटी बैठी है, हिजाबी वुमन है, हिजाब पे इस्लाम के दायरे में रोबोटिक करिए जो हजारों 10,000 लड़के लड़कियां नहीं सोच सकते कि वो करिए। गुड क्लैप और बहुत जोरदार क्लैप ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वो अपना रोबोट को बैठ के एग्जाम में थोड़ा ऐसा रोबोट बनाओ कि हमारा एग्जाम दे सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, इन टेक्नोलॉजी फील्ड अगर आपको परसीव करना है तो मेनली JEE का ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, बट बहुत सारे टाइम हम JEE क्लियर नहीं कर पाते और या फिर हमने उतना उसमें ध्यान नहीं दिया होता है, वट एवर द रीजन विल बी। आपको उसके बाद भी जो आप सपोज डिग्री कॉलेज में जाते हैं फॉर टेकिंग BSc इन कंप्यूटर साइंस और IT, तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेशली आपको फाइंड आउट करना है आपको टेक्नोलॉजी में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देयर आर सो मेनी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद आप फ्री नॉलेज एक्वायर करो कि ये सब्जेक्ट होते क्या है। ऐसे नहीं कि आपको क्लासेस में जाके सब नॉलेज एक्वायर करना है, नहीं, उसके बारे में पता करो। जैसे मुझे 5 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, रोबोटिक्स में, मशीन लर्निंग चल रहा है, AI चल रहा है, सब्जेक्ट आप ले लो, उसमें आप फाइंड आउट करो गूगल से, यूट्यूब से कि इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट किसमें है। एंड व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, जब से आप उसमें मास्टर्स हो ना, अपने स्किल सेट को एनहांस करना शुरू कर दो। स्किल सेट को कैसे एनहांस करेंगे, तो कॉलेज में तो कोई इतने अच्छे लेक्चर्स होते नहीं और ना ही उतने प्रैक्टिकल सेशंस हमें मिलते हैं, तो बेटर आप जो बाहर एक्स्ट्रा क्लासेस होती है जहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वो ज्वाइन करके आप अपने स्किल्स पे काम करें। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जहाँ पर मैं भी जब इंटरव्यू लेती हूँ तो बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, BTech कर आते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे या कोई सोल्यूशन मांगेंगे उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें सिर्फ रिजल्ट से 80-70% का। तो बेटर आप अपने स्किल्स पे काम करें और स्मार्ट वर्क करें। थैंक यू वेरी मच मनीषा, बहुत बहुत प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक कंडीशन है, टाइम हो गया है, हमें 5-10 मिनट का रैप अप करेंगे। 2 चीज़ें हैं, मुझे 5 मिनट में मेरी बात पूरी रखनी है। फिर हमारे एक इंटरनेशनल गेस्ट है, वो हमारे से 5-1 मिनट बात करेंगे, फिर हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। आप टिप्स जिनके हैं वो लेके जाना नहीं भूलना। एक तो मुझे इंग्लिश पे बात करनी है, फ्यूचरिस्टिक ज्ञान पे बात करनी है, लेकिन आप बैठोगे तो मैं 5 मिनट स्पेंड करूँगा, नहीं तो ये ड्रॉप करूँगा। तो आप बैठोगे थोड़ा 10-15 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट है रीडिंग। अ गुड बुक रीडर इज अ गुड लीडर। तो आप बुक्स पढ़ना चालू करो, टारगेट ये करो कि हफ्ते में 1 बुक जरूर पढ़े। तो साल में कितनी बुक पढ़ सकते हैं आप? 52 बुक्स। तो जितनी बुक्स पढ़ेंगे, क्या हो गया, इंटरनेट वगैरह की वजह से बुक पढ़ना कम हो गया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ो। दूसरा, स्पीकिंग करो इंग्लिश का। हम चाहते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता, अंग्रेजी नहीं आती कॉलेज में या जॉब प्रोफाइल में ये वो, तो बोलोगे ना मिक्स एंड मैच करें, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, कि मैं वहाँ पे सिट करूँ, हाँ वहाँ पे प्लेस करूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, या तो मैं पूरी हिंदी में कर पाऊंगा या पूरी इंग्लिश में कर पाऊंगा, लेकिन जो मिक्स एंड मैच रहता है, थोड़ा इंग्लिश के अल्फाज और थोड़े उर्दू या हिंदी के अल्फाज मिक्स एंड मैच में घर में बात करो, अपने बच्चों से बात करो और स्पीकिंग करो। जितना आप बात करोगे उतना फ्लुएंसी आएगी आपकी इंग्लिश में। दूसरा, स्पेलिंग्स करेक्ट रखो। कर्नल की स्पेलिंग कौन मुझे बोलेगा? चलिए, कर्नल सुनते ना, कर्नल, चलिए बताओ, गिफ्ट है उसके। यस, चलिए जोर से बोलो। सॉरी, रॉन्ग। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, जल्दी रैपिड फायर बोलो।
हाँ, इनका नाम लिखो प्रोफेसर रफीक खान, बच्ची का नाम लिखो जल्दी, COLONEL। अपन कैसा क्लोनल है वो प्रोनाउंसिएशन है, सो दैट्स कर्नल। क्या नाम है आपका? हाँ, और मीनिंग में देखता हूँ बहुत से लोग लिखते हैं अंग्रेजी में रिवॉर्ड, रिप्लाई की जगह पे SMS में लिखते हैं प्लीज रिवॉर्ड, वो गलत अंग्रेजी है। रिवॉर्ड का मीनिंग आप डिक्शनरी में देखो, या रिस्पॉन्ड लिखो या रिप्लाई लिखो। रिवॉर्ड मतलब एक बर्फ है, वो पानी बन गया फिर बर्फ हो जाए, अपनी ओरिजिनल प्लेस में आ जाए। तो रिप्लाई और रिवॉर्ड में कितना फर्क है? तो लोग एक चीज चल रही है, वो चीज उसी को वो लोग चला रहे हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका प्रोनाउंसिएशन पे बहुत दखल दो। कोई मुझे जो गाड़ी लेती है, एक BMW, दूसरी कौन सी है? A से आती है ऑडी, उसका कोई सही प्रोनाउंसिएशन मुझे बताएगा? हाँ, इनका नाम लिखो। इनको गिफ्ट पहले मिला है? नहीं ना? क्या नाम है इनका? तो दैट्स ऑडी। ऑडी नहीं है, वो ऑडी है, ठीक है। और आपके घर में एक तो कारपेंटर साहब काम करते हैं, और नल वल का काम कौन करता है? नल वल बनाने का काम? हाँ, प्लम्बर। हाँ हाँ, जोर से बोलो। हाँ, प्लम्बर। और हाँ, यस, आपका क्या नाम है? इस्माइल का नाम लिखो। इट इज प्लम्बर, इट इज प्लम्बर नहीं है, प्लम्बर नहीं है, इट इज प्लम्बर, इट इज एक करेक्ट इंग्लिश है। इट इज, जैसा मेरे को कभी कभी सर बहुत दुख होता है अंग्रेजी को लेके, मैं बहुत परेशान होता हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान में मुंबई में चलता है, लोग बोलते हैं साहब को स्पेशल चाय पिला दो, साहब को बोले स्पेशल चाय पिला दो, ये स्पेशल क्या है? स्पेशल टी, बोले अस्पताल लेके चले जाओ। सीधा उसको हिंदी में उर्दू में बोले, अंग्रेजी में बोलो तो हॉस्पिटल है। ठीक है, सब देखना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी है। और जियोग्राफी है, जियोग्राफी है। तो प्रोनाउंसिएशन, और खास तौर पे मैं थोड़ा सा इंप्रेस रहता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ। आप आरजे साइमा के वीडियोस जरूर देखो। आप किसके वीडियोस देखो यूट्यूब पे? आरजे साइमा के। किसके? आरजे साइमा के प्रोनाउंसिएशन के खासतौर पे यूट्यूब देखो। दूसरा, विवेक बिंद्रा की यूट्यूब देखो। कभी मैनेजमेंट में या बिजनेस में ग्रो होना है, बिजनेस या मैनेजमेंट में ग्रो होना है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जो विवेक बिंद्रा की सारी सीरीज देख लिया, उसने 90% एमबीए कर लिया, उसने 90% एमबीए कर लिया, और आपको दूसरे क्षेत्र में भी बहुत काम आएगी। जनरल नॉलेज के एतबार से हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं महाराष्ट्र? दिल्ली पर डिस्ट्रिक्ट्स। मैडम को काउंट बताओ, गिफ्ट मेरे पास ज्यादा नहीं है तो हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कितने नंबर्स हो गए? ये गिफ्ट देने के लिए है और कुछ नहीं। जी, फुरकान से तो पूछेंगे नहीं, फिर फुरकान चलती मिलती है एनसाइक्लोपीडिया। सॉरी फुरकान। हाँ, 7 हो गए। हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज? 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। 10 देना है हमें। 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, तो 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। सो हाँ, 28 फुरकान नहीं, मेरा गूगल किधर है? हाँ, कितना है? हाँ, 35 डिस्ट्रिक्ट्स, 36। There are 30. Last district was Palghar. Last district was Palghar. Sorry, तो मेरी UPSC है। चलो, how many districts are there in Mumbai? How many districts are there in Mumbai? मुंबई एक सिटी है। How many district? अरे बोलो ना बॉस, मैं चाहता हूँ बच्चे बोले, मैं सब बोलूँगा कैसा चलेगा? बोलो, how many districts are there in Mumbai? गूगल के पास मत जाओ, चलिए। एक मुंबई सिटी है और दूसरा सबब। मुंबई सिटी एंड मुंबई सबब। सॉरी, ये भी मैंने बता दिया, ये थोड़ा टफ है। पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। कमिश्नर साहब कौन है मुंबई शहर के? अरे प्लीज, ये देखो, ये बेसिक कीज है, आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोग BGMI, कैंडी क्रश और कॉल ऑफ ड्यूटी और फरहान कौन से गेम्स है, सब बच्चे बिजी हो जाएंगे। बस नीड टू नो, नाइस टू नो। पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। अरे पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, या अल्लाह, मैं क्या करूं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, इनका गिफ्ट, आपका गिफ्ट हो गया है? नहीं तो हम आपसे सवाल नहीं ले सकते, हम गिफ्ट देने के लिए सवाल है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई नहीं बताया। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, चलो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बता दो। यस, हाँ हाँ, सॉरी, द्रौपदी मुर्मू। आप इनका पहले हुआ है लॉ? नहीं, 10 राइट का नहीं, सही करो। द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट दलित वुमेन इन द कंट्री। और वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप साहब, जगदीप धनखड़। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु,
इंग्लिश और महाराष्ट्र ही बता दो। हाँ बोलो क्या? हाँ एकनाथ राव शिंदे साहब, एकनाथ राव शिंदे साहब। काका नाम बताइए। कुछ बचा है? कुछ बचा है मेरे पास? एक लास्ट है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, हर जगह पे रहता है। Which is the capital of a dual capital? Which city is a dual capital of two states? आपका गिफ्ट हो चुका है। ये चंडीगढ़ आप याद रखें, चंडीगढ़ में 4 खुसूसियत है। इट्स अ डुअल कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इट इज अ सिटी, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स अ यूनियन टेरिटरी। अभी मैं गूगल पे आता हूं, उस पे आता हूं। मैकडॉनल्ड्स का टैगलाइन किसको पता है? मैकडॉनल्ड्स का टैगलाइन, अरे आप तो मैकडी जाते ही नहीं, ईद में मस्जिद में जाते हैं, खाली जाके बर्गर खा के आते हो। पढ़ा करो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अमूल का टैगलाइन किसको पता है? अमूल, बड़ी बड़ी बॉडी पढ़ा करो, देखा करो। हाँ ये बताओ, आप बताइए, बताइए बताइए। हाँ टेस्ट ऑफ इंडिया का नाम लिखो, छोटू का। कानवा फाउंडेशन के हमारे, क्या नाम है आपका? टेस्ट ऑफ इंडिया। वो बहुत पैशनेट है, मुझको लगता है वो नेक्स्ट धीरुभाई अंबानी है। मेरे चंद सवाल अभी तो गिफ्ट हो गया, लेकिन मुझे पूछना था, बता दूं। टेस्ला स्पेसएक्स के जो ओनर है वो ये तो सबके फेवरेट है, ठीक है। और एयर इंडिया को किसने बाय किया? इसमें भी गिफ्ट नहीं है। एयर इंडिया को किसने बाय किया? टाटा ने बाय किया, ओके। और नाइक का सिंबल क्या है? नाइक शूज का सिंबल टिक नहीं है। इसमें तो हम एक्स्ट्रा में नहीं आते ना बॉस। आम जनता टिक बोलती है, आम जनता टिक बोलती है। आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। उसका नाम है, गूगल में उसका नाम आपको मिलेगा, सुश, SWOOSH, सुश। वो टिक नहीं, सुश, ठीक है। और लास्ट में 2 मिनट दूंगा। एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक ज्ञान है जो आगे अपने को देखने का कि आगे 10-15 साल क्या होने वाला है। 10-15 साल टेक्नोलॉजी में AI, ML, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग है। एजुकेशन में गोल और स्किल पे आपको फोकस करना है। बिजनेस में मोनोपोली आ रही है, क्या आ रही है? मोनोपोली आ रही है। और यूनिकॉर्न आ रहा है। यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन कितना है बिजनेसेस का? 1 बिलियन। इंडियन करेंसी में बोलो ना, डॉलर नहीं समझ में आता सबको, इंडियन करेंसी में बोलो ना। वाओ, हर आदमी यहाँ पे यूनिकॉर्न बना सकता है। हर आदमी यहाँ पे बिजनेस में यूनिकॉर्न बना सकता है, जिसकी वैल्यूएशन बैठती है 8000 करोड़। कितनी बैठती है? 8000 करोड़। तो आप लोग यूनिकॉर्न बनाओ, यूनिकॉर्न का शीट बनाओ और वो लगाओ। जोमेटो क्या है? जोमेटो यूनिकॉर्न है। स्विगी क्या है? वो यूनिकॉर्न है। उबेर क्या है? वो यूनिकॉर्न है। पेटीएम यूनिकॉर्न, सो मेनी यूनिकॉर्न्स। तो आप भी अपना यूनिकॉर्न बनाओ। लास्टली कम्युनिटी के एतबार से ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच रखो, रिलेशनशिप पे फोकस करो, बी अ गिवर टू द सोसाइटी। दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज का आजकल बहुत चल रहा है, तो क्लाइमेट चेंज पे काम कर सकते हैं, सिटीजन एंगेजमेंट पे काम कर सकते हैं, फोकस ऑन द नेशनल बिल्डिंग। और एक मैं वर्ड देता हूं, उसका गूगल करना, वो बहुत इंपैक्ट कर रहा है वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के बाद। उसका नाम है ESG। क्या नाम है? ESG, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। इस पे आप फोकस करो। इसी के साथ साथ मैं मेरी बात को खत्म करूं, अगले 1 मिनट में। ये बहुत इंपैक्टफुल स्टेटमेंट है। ट्राई टू फोकस ऑन इनसाइड आउट, ट्राई टू फोकस ऑन इनसाइड आउट। बाहर से अंदर मत बनो, अंदर से बाहर बनो। दूसरा, जो अंडा रहता है ना, अंडा, उसको आप दबाएंगे तो क्या खराब हो जाएगा, और अंडे का बच्चा अंदर की ताकत से फोड़ेगा तो बच्चा बनेगा ना। तो हम कितना भी प्रेशर करें, कितना भी मोटिवेट करें, कितना भी इंस्पायर करें, मम्मी डैडी चिल्लाए, जब तक अंदर फिक्र नहीं रहेगी तो आप एलन मस्क नहीं बन सकते, आप धीरुभाई अंबानी नहीं बन सकते। तो अंदर की फिक्र आपकी उठनी चाहिए, तो अंदर से बाहर है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो मोटिवेशन होता नहीं, होता है ना कि कोई प्रोग्राम में गए, मोटिवेशन इंस्पिरेशन होता है, और इंस्पिरेशन वक्ती रहता है। मेरा एक लास्ट वर्ड है, ट्राई टू फोकस ऑन प्रेजेंस, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। फोकस ऑन प्रेजेंस, फ्यूचर अनसर्टेन है, अभी क्या करना वो देखो, और पास्ट चला गया। मेरा एकदम फेवरेट डायलॉग है, कोई मेरे को बोलता है ना, कहानियां सुना देने थे मक्की साहब, ऐसा 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 ऐसा, बोलता भाई साहब आप रुक जाओ। तो बोले क्यों? तो मैं बोला मेरी एनर्जी जाती है। बोले तुम्हारे को तो सुनना है। तो बोला नहीं, मैं सुनने की भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आपको जितना सुनना है, जितना समझना है, जितना करना है, नीड टू नो वर्सेस नाइस टू नो। इससे साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो गेस्ट आए हैं वो 5-1 मिनट अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करें, फिर आगे चल के हम थोड़े से जो गिफ्ट्स है वो देके प्रोग्राम को खत्म करें। जी सर। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम।
I'm sorry, I'm not very fluent in Hindi or Urdu, so I'll have to speak to you in English. I hope you can understand me. Just to give you people some background, I'm from South Africa. Our forefathers left India many years ago. In 1860, the first batch of Indians emigrated to South Africa. During the time of the British government took away labor, Indian labor to South Africa, mainly to work on the farms, on the sugarcane farms. So they were primarily laborers, all working as laborers on the sugar farm, living out there, fending for themselves, working under very, very poor and hard conditions. But there's one thing about our Indian people, that we had the vision to look ahead for the future. At the time, the government made no provision for the education of our children or for our deen. One of the first things that our poor people, our poor Indians did when they came to South Africa is they built their own schools to educate their children. And together with that, they built their own masajid and their mandirs. So these were the two most important things for them. And as life progressed, my forefathers actually came. My dada went to South Africa from Gujarat at the age of 14. He was 14 years old and he went there in 1894. So going to a strange country, facing challenges out there was difficult, but through the perseverance of our people and also by Allah Ta'ala's grace, Allah Ta'ala's guidance, we were able to establish ourselves in the country and improve our conditions to the extent that through education mainly, as I said, primarily we were laborers in South Africa, all working mainly on the farms. There were few families, very few families that were business people, but the vast majority were laborers. And even today, we make up only 2% of the population. Just 2% are Indians, and of them, just about 1.5% are Muslim. But if you go into any profession today, you will find amongst the top professionals, whether it is in the field of medicine or science or law or any profession you look at, you will find amongst the highest, amongst the most qualified, amongst the most successful are the Muslim people. There isn't any profession that you will not find, there isn't any profession that you will not find Muslim presence. We have the best of surgeons, the best of scientists, the best of just about everything. And we have representation throughout. In the judiciary, we have Muslim judges, we have internationally renowned scientists who have made great advancements in medicine. Professor Salim Karim, who has won many accolades across the world for his research in AIDS. He is one of the foremost researchers in AIDS. He and his wife are. So this is, my point is, education is also important. Coming from our own background, we know that the success of the Indians, the Muslims in South Africa, was primarily through the efforts in education. Education is something that can lift us up. And if we want to remain behind, if we do not want to be successful, then we will neglect our education. So it is of utmost importance that we educate ourselves and look ahead. You have, if I may, just by way of example, throw a few names. Although he is not Muslim,
I heard Dr. Ansari mention the name of the founder of Tesla, Elon Musk. Okay? I'm not sure if you people know that Elon Musk is a South African. He is South African. He was born in South Africa, raised there, and he is emigrated to America. The first heart transplant in the world was actually pioneered in my country. In 1966, Professor Christian Barnard was the first person in the world to pioneer a human heart transplant. Okay? In terms of being, I'm sure many of you, I'm not sure so much about the younger of people, would have heard of the late Marhum Sheikh Ahmad Didat. Sheikh Ahmad Didat was renowned throughout the world for his lectures on comparative religion. So we have, these are just some of the names that I have, Prophet Rojan mentioned about the strides that our people have made in the country. I don't want to say much more. Safe to say again to remind you that education is of utmost importance. And I was going to say something else, but Dr. Ansari also mentioned that together with your education, I think you will need to be very, very proficient in English. English opens up so many doors for you, not only locally but internationally, because being fluent in English opens up doors for you at places that you wouldn't ordinarily have been able to access. So, with these few words, I'd like to thank you, Dr. Ansari, and my brother, my brother Asif Bhagatli. We have a relationship better than brothers. We go back for many, many years. We are not related, but we have a closer bond as brothers and brothers do. So Shabana Bhai and Asif are family to us. We visit them regularly, they visit us regularly. So with these few words, I'd like to thank you for the opportunity and wish all of you success, inshallah, with Allah Ta'ala's will and guidance, and with your effort as well. May you all be successful in whatever education, whatever career path you choose. Assalamu alaikum. अभी जो है थोड़े स्पेशल गेस्ट है, उनको वो करना है, रिकॉग्नाइज करना है, बच्चों को गिफ्ट भी देना है। तो सर स्टेज पे आने अपने आयशा रॉयल सैयद को आवाज़ देंगे कि वो स्टेज पे आए और उनको हमारे जो है खत्मी साहब जो है स्टेज पे वो मैडम 2 मिनट बच्चे लोग सोचते हैं यार ये इतना सारा शौक और बिना हमारा क्या लेना देना है, आपको तो जल्दी जाना है कि से बैठे थे। और आपको बता दूं बेटा कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, नजदीक प्रोग्राम रहता है, आपको कोई चार्ज नहीं होता है, उसके लिए बहुत सी मशीनें करते हैं। जैसे आप इस हॉल में बैठे, हॉल का भाड़ा लगता है और सर का जो एक्सपर्टाइज जो टाइम देते हैं, जो ये प्रोग्राम को फ्री करने में जो लोग आते हैं उनको थोड़ा सा जो है फैसिलिटेट किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से बैठ करना और ये ऑर्गेनाइज करने की जोरदार ताली और का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ माशाल्लाह उन लोगों के समूह से सारी चीज़ें हो जाती आए में सारे मेहमानों का और तमाम बच्चों का और उनके पेरेंट्स का जो है शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम को जो है कामयाब किया, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये प्रोग्राम जो है कामयाब नहीं हो सकता था। तो उसके लिए जो है मैं मेहमानों का और आप लोगों का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ख़ास करके मैं डॉक्टर रेहान अंसारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से जो है हमारे बच्चों को जो है गाइड किया, उनको जो है आने वाले वक्त में उनका मुस्तकबिल के लिए जो है फिक्रमंद होकर बहुत सी जो है कराए मतलब
मतलब उन्होंने जो है गाइड किया उन्होंने, तो उसके लिए जो है मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फरका जबीन है। मैं थोड़ा बात करना चाहती थी, लेकिन करियर गाइडेंस पे काफ़ी कुछ रेहान सर ने कह दिया माशाल्लाह से, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। ये कहना चाहूँगी आसिफ सर के लिए कि इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं होता, और हकीकत में उन्हीं के नाम होते हैं जिनके काम अच्छे होते हैं। तो आसिफ सर एक नेक दिल इंसान है और माशाल्लाह से कौम के लिए सोचते हैं। तो आप सब अपने दुआओं में उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि उनकी हौसला अफजाई हो। साथ रेहान सर की कि उन्होंने बहुत बेहतरीन गाइडेंस दिया आप लोगों को, और मैं खास करके बच्चियों से, लड़कियों से मुखातिब होना चाहती थी। मैं उतना करियर गाइडेंस की बात नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन प्लीज़ बच्चियों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही क्यों बन रही हैं या फिर डॉक्टर्स ही क्यों बन रही हैं, हम कोई और फील्ड में क्यों नहीं दिख रहे हैं ज़्यादा तादाद में। हम एक रुचि तो देख रहे हैं दूसरे फील्ड में, पर ज़्यादा नहीं। तो हम सबको, आप लोगों को जर्नलिस्ट भी बनना है, आपको IAS और IPS भी बनना है, और आपको इस तरह के और दूसरे फील्ड में आना है। ये मुझे आपसे कहना है। शुक्रिया।